बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, जानने की कोशिश करेंगे मुल्क के सियासी मामलात के समत में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पंजाब की बात करें तो पंजाब असम्बली के तहलील किए जाने के हवाले से मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स हैं जो हमारे सामने आ रही हैं। इमरान खान साहब का कहना यह है कि जल्द जो है वो पंजाब असम्बली तोड़ दी जाएगी। उनके पास समरी मौजूद है जो साइंड बाय द CM है। साथ ही साथ इतलात ये भी हैं अब से कुछ ही देर पहले जो आई हैं, चंद ही लम्हे पहले, कि नून लीग ने तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा करवा दी है। इस हवाले से अभी कंफर्म इतलात आने का सिलसिला जारी है, लेकिन ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो अभी हम तक मौसूल हो रही हैं। साथ ही साथ जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है। काफ लीग की सीट एडजस्टमेंट के हवाले से PTI ने भी कमेटी 3 रुकनी जो है वो तश्कील दे दी है, जिस कमेटी ने काफ लीग यानी कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को आने वाले इलेक्शंस के अंदर सीटों के हवाले से एडजस्टमेंट भी करनी है। जबकि साथ ही साथ हमने बयानात का सिलसिला भी देखा जिसके अंदर इमरान खान साहब ने कहा कि जनरल बाजवा के हवाले से अगर एतराज़ था चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, तो उस कॉन्फ्रेंस में जिसमें उनके साथ बैठे थे उसके बाद तकरीबन 1 घंटा वो कहते हैं कि जी वो मेरे साथ बैठे रहे और उन्होंने बातचीत की और हंसते मुस्कुराते रहे, लेकिन ऐसी भी किसी चीज़ का इजहार नहीं किया। एस्टैब्लिशमेंट का बहुत सारा प्रेशर है जो परवेज़ इलाही पे हमेशा रहता है और उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये कहना था इमरान खान साहब का। काफ लीग क्या प्लान किए हुए है, नून लीग क्या प्लान किए हुए है, जरदारी साहब का क्या रोल है, कोर कमेटी की मीटिंग तकरीबन तमाम बड़ी जमातों ने आज की, उसका क्या रिजल्ट निकला है, उसको आज डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ एक और बहुत अहम डेवलपमेंट जो इस वक्त मुल्क में मौजूदा सूरत हाल है उस हवाले से जारी है, और वो है बन्नू में दहशत गर्दों का हमला है CTD हेडक्वार्टर्स के ऊपर। वहाँ पर तकरीबन उनको 24 घंटे से ज़ायद हो चुके हैं। एक जरगा इतलात के मुताबिक 16 रुकनी अफ़गानिस्तान भेजा गया है जो वहाँ पे इस सारी सूरत हाल को सेटल डाउन किए जाने के हवाले से बातचीत कर रहा है। और इतलात ये भी हैं कि वहाँ पर मौजूद तालिबान, जिनकी तादाद 20 से 25 के दरमियान बताई जाती है, उन्होंने वहाँ से सेफ़ एग्ज़िट का मुतालबा किया है वज़ीरिस्तान के किसी भी इलाके में। उससे कबल इतलात थी कि अफ़गानिस्तान में वो जाना चाहते हैं। बहरहाल ये सारा मामला क्या है, ज़िम्मेदार कौन है इस सारी सूरत हाल का, और इस हवाले से हमारे अभी तक जो मुतल्लिका हुकाम है वो क्या कर रहे हैं, उसको भी आज डिस्कस करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद अहमद आरिफ साहब, सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट हैं। साथ उनके मौजूद हैं राना एहसान अफजल खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं और स्पेशल असिस्टेंट वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। वेलकम टू द शो। गुफ्तगू का आगाज़ इरशाद साहब सर मैं आपसे करना चाहूँगा, और मैं चाहता हूँ सबसे पहले हम पंजाब की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके हवाले से बात करें। काफ लीग असम्बली डिज़ोल्व करेगी चौधरी परवेज़ इलाही साहब या नहीं करेंगी, आपको क्या लगता है? और उनके असम्बली डिज़ोल्व ना किए जाने में उनके पास कौन से रास्ते या कौन सी ऑप्शंस बाकी बचती हैं इरशाद साहब? देखिए, अभी जो ताज़ा तरीन खबर है कि मुस्लिम लीग नून ने ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ने तस्दीक की है कि तहरीक अदम एतमाद चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ पेश कर दी है, जिसका मतलब है कि जो दूने पर्दा राब्ते हो रहे थे चौधरी शुजात साहब के थ्रू परवेज़ इलाही साहब से कि वो असम्बली ना तोड़ें, इमरान खान से अपना इत्तेहाद ख़त्म करें और असम्बली की मदद पूरी करें, वो उस पर मुस्लिम लीग नून को या अपोजिशन को मायूसी हुए, तभी उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई है। अगर कोई राब्ते कामयाब होते या उन्हें तवक्को होती कि इमरान खान और परवेज़ इलाही के दरमियान कोई शकरंजी है या इख्तलाफ है और असम्बली नहीं टूट रही थी, इसको तो अदम एतमाद जमा कराने की ज़रूरत नहीं थी। अदम एतमाद जमा कराने का मतलब ये है कि उन्हें अंदेशा है कि 23 को असम्बली टूट रही है। एक इंटरव्यू में जो जियो पर चल रहा है, राना सनाउल्लाह साहब ये भी कहते हैं कि गवर्नर ने चौधरी परवेज़ इलाही को एडवाइस भेज दी है कि आप एतमाद का वोट लें। ये एक दूसरी डेवलपमेंट है। इसका भी मतलब यही है कि परवेज़ इलाही साहब के बारे में या ये शक शुबा तो बाकी नहीं रहना चाहिए, बरकरार नहीं रहना चाहिए कि वो इमरान खान से बेवफाई कर रहे हैं या वो असम्बली ना तोड़ने का कोई इरादा रखते हैं। और जो आप भी बात कर रहे हैं, मुझे भी मेरी इतलात भी यही है कि उन्होंने अपनी एडवाइस तैयार करके इमरान खान के हवाले कर दी है, और वो गवर्नर को किसी वक्त भी भेज सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है 23 तक वो इंतज़ार करेंगे। तो ये चैप्टर तो इस तरह क्लोज हो जाता है कि अब मेरा ख्याल है कि परवेज़ इलाही और इमरान खान एक ही कश्ती के सवार हैं और उन्होंने ये तय कर लिया है कि जो कुछ भी हो हम एक साथ चलेंगे। अब मामला उनके दरमियान जो बाकी रह गया है वो ये है कि वो सीट एडजस्टमेंट के हवाले से गिव एंड टेक करें, और उसमें मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान को कोई एतराज़ होगा, क्योंकि इमरान खान को पंजाब में जो अक्सरियत थी वो बड़ी थिन सी अक्सरियत है।
यानी अपनी अक्सरियत के बलबूते पर उन्होंने हुकूमत नहीं बनाई, वो मोहताज थे मुस्लिम लीग काफ के। पहले भी उन्होंने इत्तेहादी हुकूमत कायम की थी, तो उनके पास काफ़ी सीटें मौजूद हैं जो मुस्लिम लीग नून की हैं या PTI की हैं, तो उस पर वो सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जाहिर बात है जिन सीटों पर चौधरी साहब के नुमाइंदे जीत चुके हैं वो उनको मिल जाएंगी, जिन पर PTI के जीत चुके हैं वो उन्हें की मिलेंगी, और जो बाकी सीटें हैं उन पर वो काफ़ी सारा हिस्सा देने की पोजीशन में है। तो इसलिए मेरा ख्याल है अब इन दोनों के दरमियान तो ये मामला होगा। अब हालात क्या रुख अख्तियार करते हैं, अगर तो परवेज इलाही साहब को और इमरान खान साहब को पंजाब में अक्सरियत हासिल है और मौजूद है और सारे मेंबरान जो है दोनों जमातों के इंटैक्ट हैं, तो अदम एतमाद की तहरीक 3 दिन नहीं तो 7 दिन के बाद पेश हो जाएगी। और लगता यूं है कि अगर कोई बहुत बड़ा उसके अंदर बहुत बड़ी मुदाखलत नहीं होती या कोई दबाव नहीं आता या कोई खरीदो फरोख्त नहीं होती तो वो नाकाम हो जाएगी। यानी ऐसी पॉसिबिलिटीज आपके ख्याल से हैं कि तहरीक अदम एतमाद जब आएगी, वोट कास्ट होंगे, तो उसके अंदर से कुछ लोग इधर के उधर हो सकते हैं, ऐसे इम्कानात मौजूद हैं? ये देखें, इसके 2 वजूहात से इम्कानात हैं। नंबर 1 तो ये है जो इस वक्त जो ज़मीनी हकीकत ये है कि पंजाब में जो मकबूलियत इमरान खान को हासिल है, जो 17 जुलाई को सामने आ चुकी है, PTI का कोई मेंबर तो टूटना गवारा नहीं करेगा कोई, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिशियन होता है वो तो हवा का रुख देखता है और वो टिकट अपने अगले टिकट के बारे में सोचता है कि किस पार्टी का टिकट मेरे लिए मुफीद है, तो वो तो नहीं छोड़ेगा। यही हाल चौधरी परवेज इलाही के साथियों का है। अब इसमें खरीद फरोख्त का अंसर भी हो सकता है और इसमें ये एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा इस्टेब्लिशमेंट का कि क्या इस्टेब्लिशमेंट वाकई पॉलिटिकल है, और इस्टेब्लिशमेंट अगर किसी के ख्वाहिशमंद नहीं है किसी किस्म की मुदाखलत की, जो मुझे तो यकीन है कि जो मुझे इतलात इधर उधर से मिल रही है वो ये है कि वो सियासी मामलात में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करना चाहते। ठीक है। अगर मैक्सिमम मुल्क के मफाद में या आइन की बालादस्ती के लिए या आइनी उमूर को चलाने के लिए वो मुदाखलत इस हद तक कर सकते हैं तो वो दोनों फरीकों को बिठा लें कि आप लोग कोई फार्मूला तय कर लें। लेकिन ये कि हुकूमत की बनाने में बिगाड़ने में कोई किरदार मुझे नजर नहीं आता। बिठाने में भी रोल प्ले करना चाहिए उनको जी, बिठाने की हद तक भी रोल प्ले करना चाहिए। देखिए ये हर मुल्क वतन पाकिस्तानी का फर्ज है, वो जरूरी नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट सामने है वो प्रेसिडेंट के थ्रू ये काम हो सकता है। देखिए मुल्क का इस्तेकाम जो है वो तो हर इदारे की और हर फर्द की जिम्मेदारी है, ये तो आईनी रोल है। ठीक है, आप मेरे साथ रहें, राणा साहब। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, गोइंग बैक टू फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड, जो असेंबली डिज़ोल्व किए जाने वाली बात पर मुझे आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव और ओपिनियन याद है जब आपने कहा था कि बिल्कुल इनको मौका मिलना चाहिए और ये असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दें। मेरा सवाल आपसे आज भी यही है कि अब अगर तहरीक अदम एतमाद जिस तरह जमा इमरान नज़ीर साहब कह रहे हैं कि हो चुकी है, पर गवर्नर के ख़त लिखे जाने के हवाले से राणा सनाउल्लाह साहब भी एक टॉक शो पर कह चुके हैं, आई मीन इन तमाम हरबों की क्या ज़रूरत है, जबकि I mean, you can let them dissolve their assembly and you can run your system. I mean, why? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल आपने सही कहा। जब ये कोई भी नहीं कह रहा था पार्टी के अंदर के असेंबलीज डिसॉल्व हों और PMLN को वेलकम करना चाहिए इलेक्शन, उसके बाद राणा सनाउल्लाह साहब ने भी इस नैरेटिव को ओन किया और पार्टी के अंदर जो डिस्कशन थी उसके अंदर एक मेजॉरिटी का ये ख्याल है कि अगर असेंबलीज डिसॉल्व हो जाती हैं तो हमें इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए। आज भी वो मेजॉरिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन वहाँ उसके साथ साथ ये भी मौक़िफ़ है कि इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी और अभी मुल्क के जो इकोनॉमिक कंडीशंस है उसके अंदर इतने मैस स्केल पे इलेक्शंस ना हो तो बेहतर है। तो जो उसके दरमियान जो आईनी जो सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं अभी उस पे हतमी तौर पे फैसला जो है वो जारी है। क्या शक्ल वो इख्तियार करता है वो आगे आने वाले दिनों में जरूर नजर आ जाएगा। उसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के सिनारियोज अवेलेबल हैं, लेकिन उससे पहले ही मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी दरार आ चुकी है। मैं एग्री नहीं करता अभी जो तज्जिया हो रहा था उसकी वजह ये कि जिस तरह की बहस मुबाहिसे ओपन मार्केट में परवेज इलाही साहब के और इमरान खान के दरमियान आ गए और ये जो उन्होंने जो अगर साइन करके दे भी दिया है कि वो तहलील कर लें तो वो उससे बिल्कुल जब उसकी तस्दीक होगी और उससे अगर परवेज इलाही साहब यही कह दें सिर्फ आधे लफ्जों में कि मैं अब मेरे पे प्रेशर था तो मैंने ये साइन कर दिया,
तो वो मामलात वापसी की तरफ जा सकते हैं। लग हमें ऐसे रहा है कि ये जो दावा इन्होंने किया असेंबलियां डिसॉल्व करने का, ये पूरा नहीं होना, और ये पूरा ना होने की वजह ये परवेज इलाही साहब और पीटीआई के अंदर से जो आवाजें हैं जो कि चाहते हैं कि ये तहलील ना हो, क्योंकि ये एक बंदे की आवाज है इमरान खान, उसकी जमात के दीगर जो मेंबर हैं, एमपीएज हैं, वो भी उसके साथ नहीं अच्छा है। राणा साहब, सॉरी, तो ये एक चीज़ ये कि कुछ नून लीग के अरकान ये चाहते हैं, मशवरा दिया उन्होंने, ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि परवेज इलाही साहब को हम वेलकम करते हैं और वो हमारा हिस्सा बन जाएं और सीएमशिप को कंटिन्यू करें। वेलकम करेंगे आप परवेज इलाही को एज सीएम? देखिए, ये फैसला अभी इस तरह का कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। ये ऑप्शन जो देखें, क्योंकि ये एक जो सियासत अभी जो हो रही है, ये पावर गेम हो रही है। नहीं होना और चाहिए इस कि नहीं, ये पावर गेम बताइए। के देखें, मैं समझता हूं कि सियासत में कुछ भी मुमकिन है, और जहां सबसे बड़ा पंजाब का जो चोर था उसको जो है वो पीटीआई ने अपना चीफ मिनिस्टर बना लिया, ये हमारे चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट थे। बड़ी वैसे अजीब सी बात होगी अगर ऐसा हो जाए। इससे मैं एग्री करता हूं, शायद मैं इसके फेवर में भी ना हूं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कह लें कि एक कॉम्प्रोमाइज होगा। अभी तक, आज तक तो हम तनकीद करते आए हैं परवेज इलाही साहब पे, तो ये बड़ी अजीब सी बात होगी। मेरा नहीं ख्याल इस तरफ पार्टी बहुत तवज्जो दे रही है, लेकिन हर किस्म की ऑप्शन डिस्कस होती है, और हर किस्म की ऑप्शन के पीछे कोई लोग उसको पुश भी कर रहे होते हैं, उसको टो भी कर रहे होते हैं। तो ये अभी सारी चीजें जुमे से पहले काफी दिन अभी बाकी हैं, और की प्लेयर इसमें परवेज इलाही है, और वो अभी मेरे ख्याल से जिस तरह की बातचीत और बहस हो रही है उसके अंदर वो शोर नहीं है कि असेंबलियां डिसॉल्व करेंगी। ठीक है, आप मेरे साथ रहें। ये फरमाइएगा इरशाद साहब, मौजूदा हुकूमत को असम्बलियाँ पंजाब की हो या केपी की हो, उसके डिज़ोल्व किए जाने से क्या प्रॉब्लम है, जबकि वो ये बात बारहा मरतबा कह चुके हैं। पहले तो बहुत सारे टॉक शोज़ में बहुत सारे लीडरान जो है वो धमकियाँ भी देते थे उनको, पीटीआई वाले कहते हैं जी हमें धमकाते हैं कि जी आप असेंबली डिज़ोल्व नहीं करते, उन्हें डिज़ोल्व करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, तो इसमें क्या मसला है? आई मीन व्हाट इज़ रॉन्ग इन इट जो गवर्नमेंट को परेशान कर रहा है? बात है कि अभी मुस्लिम लीग और उनके इत्तेहादी जो हैं, हुक्मरान इत्तेहाद है, वो जनरल इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। जब आप मुल्क की सबसे बड़ी सूबाई असम्बली डिसॉल्व कर देते हैं, केपी के असम्बली डिसॉल्व हो जाती है, कौमी असम्बली में 123 या 124 इस्तीफे आपको मंजूर करने पड़ते हैं, तो एक जनरल असम्बली जनरल इलेक्शन की एक फजा बन जाती है। जनरल इलेक्शन के लिए मौजूदा हुकूमत या हुक्मरान इत्तेहाद तैयार नहीं है। ये तो एक हकीकत है जिसका इनकार कोई भी नहीं कर सकता। देखें, ये हुक्मरान इत्तेहाद जो है ये 8 मार्च से पहले मुतालबा ये कर रहा था कि मुल्क में नए इंतखाबात होने चाहिए। ये जो मौजूदा असम्बली है ये सिलेक्टेड असम्बली है, मौजूदा हुकूमत सिलेक्टेड है और नया मैंडेट लेना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब उस वक्त इनकार कर रहे थे। अब बिल्कुल उलट सूरत है कि इमरान खान साहब कहते हैं इलेक्शन होने चाहिए, मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद कहता है कि ये इलेक्शन नहीं हो सकते। हालांकि इलेक्शन पर देखा जाए तो इत्तेफाक हो गया है पहली अपोजिशन का और मौजूदा अपोजिशन का, लेकिन अब उसके लिए तैयार नहीं है। और वजह सिर्फ यही है कि खौफ ये है कि 8 माह की जो परफॉर्मेंस है मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद की, वो ऐसी नहीं है कि वो इस इलेक्शन में जाएं और खातिर खा नताइज हासिल कर सकें। और वो बरमला कहते भी हैं कि हमने मुल्क की खातिर या मुल्क को दिफाड़ से बचाने के लिए एक सियासी कुर्बानी दी, अब हमें इतना वक्त मिलना चाहिए कि हम उसका कुर्बानी का सिला ले सकें या हम आवाम को दोबारा अपनी तरफ माइल कर सकें। लेकिन वो माइल कैसे करेंगे ये अभी तक इसका कोई फार्मूला उन्होंने नहीं दिया, इसलिए कि जो मईशत जितनी खराब हो चुकी है, 10 अरब डॉलर इस अरसे में कर्ज मिलने के बावजूद अब 10 अरब डॉलर कौमी खजाने में कम हो चुके हैं। 17 अरब डॉलर उस वक्त चल रहे थे, 16 अरब और कोई 8 करोड़ डॉलर थे, अब वो 6 अरब और कोई 60 करोड़ डॉलर इस वक्त कौमी खजाने में हैं जो हमारे ज़रूर के ज़खायर हैं। तो अब इसको कैसे पूरा किया जाएगा और फिर अवाम को रिलीफ क्या दिया जाएगा, क्या उम्मीद दी जा सकती है कि जी आप इसलिए हमें मुंतखब कर लें 8 महीने के बाद के हमने हालात ठीक कर दिए हैं। तो अच्छा, ये एतराज़ भी किया जाता है कि जब एक मुंतखब हुकूमत जो है या इलेक्टेड हुकूमत जो है मामला नहीं संभाल सकी, तो जो एक निगरान हुकूमत आएगी 3 महीने की, वो कैसे संभालेगी?
देखिए, इसमें जो एक फर्क है बुनियादी है कि मौजूदा हुकूमत कोई रोड मैप नहीं दे सकी कि वो हालात को संभाल सकती है। आवाम के सामने कोई रोड मैप नहीं है। लेकिन जब एक 3 माह की हुकूमत कायम होगी तो उसके बाद लोगों को ये पता होगा कि नई मुंतखब हुकूमत जो आएगी नए मैंडेट के साथ, नए जज्बे के साथ, वो हमारे लिए कुछ ना कुछ करेगी। वो एक रे ऑफ होप होगी। तो इसलिए तवक्को ये की जाती है और दुनिया भर में ये दस्तूर है कि जब कोई मामला संभल न रहे हों तो नए इलेक्शन इसीलिए कराए जाते हैं कि नई हुकूमत आकर मामला को सुधार सकती है, अवाम का नया एतमाद उसको हासिल होता है, नए एतमाद की वजह से मामला संभल जाते हैं। तो इसलिए इलेक्शन की तरफ ना जाने की तो वजह इसके अलावा मुझे नजर नहीं आती। अब ये कहना कि जी मुद्दत पूरी करने की, भाई ये कहाँ लिखा हुआ है आइन में कि जी हर असम्बली को मुद्दत पूरी करनी चाहिए? दुनिया भर में इंतखाबात होते हैं, मिड टर्म इलेक्शन भी होते हैं। और ये भी अजीब बात है, मौलाना साहब का देख रहा हूँ इंटरव्यू, वो कह रहे हैं कि जनाब असम्बली जो तोड़ना है वो एक गैर आइनी अमल है। भाई जब आइन ने इजाजत दी हुई है, ये इख्तियार दिया हुआ है वज़ीर आला को, ये वज़ीर आज़म को, असम्बली किसी वक्त भी तोड़ सकता है, तो गैर आइन कैसे होगी? ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। इमरान इस्माइल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा प्रोग्राम में ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो इमरान साहब। इमरान साहब ये फरमाइएगा कि अब आपके वज़ीर आज़म जब थे इमरान खान साहब, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो आई और उसके बाद क्या हुआ हम सब ने देखा। अब आपके पंजाब के जो सीएम हैं उनके खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद की इतलात है, भी कंफर्मेशन या ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। इमरान नज़ीर साहब ने इस हवाले से एक बयान जारी किया है, बट सिलसिला या चीज़ें जाने बढ़ रही हैं। अब जब ये कंफर्मेशन हो जाएगी तो ज़ाहिर है और तरह चीज़ों को टैप किया जाएगा। लेकिन 23 तारीख को असम्बलियाँ तहलील किए जाने के हवाले से वादा परवेज़ इलाही साहब आपके साथ कर चुके हैं। अब उन्होंने जो वादा किया वो भी हमने देखा, और जो बयानात और स्टेटमेंट्स आने का सिलसिला और जो डेवलपमेंट्स और मुलाकातों का सिलसिला जारी है वो भी हम देख रहे हैं। अगर 23 तारीख को असम्बलियाँ परवेज़ इलाही साहब अकड़ जाती हैं और वो कहते हैं मैंने नई तहलील करनी, तो आपका क्या लाएअमल होगा? व्हाट इज़ योर प्लान ऑफ एक्शन इमरान साहब? नहीं, अगर का सवाल ही नहीं। परवेज़ ने बारहा खान साहब को यकीन दिलाया है और ज़बान दी है कि ये आपकी अमानत है और जिस वक्त आप कहेंगे डिसॉल्व कर देंगे। उनके शायद सियासी ख्यालात थोड़े से मुख्तलिफ हमसे हो सकते हैं क्योंकि मुख्तलिफ सियासी जमात का ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उन्होंने जो बात की है मुझे उम्मीद है कि वो पूरा उतरेंगे और 100% उस मनमानी अमल करेंगे। लेकिन सर इतलात ये भी हैं कि चाहे शुजात साहब जिनका आप जानते हैं कि ताल्लुक एक है परवेज़ इलाही साहब के साथ, आई मीन दे बोथ हैव ऑलवेज बीन नोन लाइक वन, वो भी और जरदारी साहब भी जो है वो मिल के डिस्कस कर रहे हैं। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बनाई जा रही हैं कि नून लीग के कैंप में या नून लीग के साथ जो है वो परवेज़ इलाही साहब मिल के काम कर सके और सीएमशिप उनकी जारी रहे। तो ऐसे भी होने की पॉसिबिलिटीज़ है। उस सूरत में अगर ऐसा हो जाता है, वेयर वुड यू गाइस स्टैंड देन? देखिए, एक तो ये कि ये चोरों का टोला है और ये हर अपॉर्चुनिटी को कैश करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, बजाय ये कि अवाम में आए, फैसला करें, अवाम वोट कराएं और देखें कि क्या होता है। ये चोर दरवाजे से कभी इधर कभी उधर कभी उधर अपने आप को एक्सपोज करते चले जा रहे हैं। ये अगर कोई इस तरह की चीज करेंगे तो हमारे पास अपनी हिकमत अमली तैयार है और खान साहब और तहरीक इंसाफ जो है भरपूर। अच्छा, आप मेरे साथ रहेगा। राना सनाउल्लाह साहब की तो स्टेटमेंट्स अभी जो थी उसका जिक्र हमने सुना, गवर्नर साहब ने ख़त लिखा, उसकी बात हुई। फिर इसके अलावा नून लीग ने तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आला के ख़िलाफ़ भेजी, उसकी भी इन्फॉर्मेशन आ रही है। मैं आपसे जानना चाहूँगा राना एहसान अफजल खान साहब, जिस तरह इमरान इस्माइल साहब फरमा रहे हैं कि चोरों का टोला, और वो ये साथ कह रहे हैं कि जी आप लोग भागते हैं इलेक्शन से और आप चाहते हैं कि इलेक्शंस ना हो, आप आएँ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आई मीन वाई नाउ एंड वाई आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ दिस टेन्योर, जबकि आप इससे पहले कह चुके हैं, मुख्तलिफ टॉक शोज़ के अंदर आपके लीडर्स कह चुके हैं कि जी जैसे ही हम आए तो हम फौरी तौर पर इलेक्शन अनाउंस कर देंगे। देखिए, जब ये हुकूमत में थे हम इलेक्शन मांग रहे थे, हमने मुहिम चलाई, इन्होंने हमें इलेक्शन दे दिए थे? नहीं दिए थे ना इलेक्शन। तो अभी जब हम नो कॉन्फिडेंस के जरिए आए और ये चले इत्तेहाद ने फैसला कर लिया कि हमने इस हुकूमत को चलाना है, हमने इलेक्शन की तरफ नहीं जाना, वो एक अलग डिबेट है कि क्यों हुआ और कितनी जमातें चाहती थी और मियां नवाज शरीफ भी चाहते थे कि इलेक्शन हो जाए, लेकिन क्योंकि एक कोलिशन थी उसमें फैसला हुआ कि हमने कंटिन्यू करना है। तो आज हमारा भी हक है कि हम इस टेन्योर को मुकम्मल करें। तो ये इतनी सी बात है। बाकी इसके ऊपर आप करप्शन की और चोरों की टोले की बात करें तो ये करप्ट तरीन हुकूमत थी पीटीआई की। ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बताती है। अच्छा, जहाँ बड़ी तेजी से करप्शन परसेप्शन इंडेक्स हमारे दौरे हुकूमत में 117 पे आई, पता नहीं 135 से, वहां पीटीआई के दौर में 140 पे चलेगी। और इनकी
इनके जो अभी जो असल मसला ये इनका इशू ये है कि ये एनआरओ चाहते हैं, इनको पता है ये ना अहल होने जा रहे हैं। अच्छा, ये भी और एनआरओ ना चाह रहे हैं? अहली से हाँ बिल्कुल 100%। अभी ये हेलीकॉप्टर की जो इन्होंने वो की है, पहले जब इनके ऊपर केस खुला हुआ था नैब का, ये स्टे ऑर्डर्स पे खड़े रहे, फिर अब इन्होंने असेंबली के अंदर जो है वो लॉ पास कर दिया कि हलाल होगी टैक्सी की तरह हेलीकॉप्टर को चलाना। तो ये सारे अब इनके तोशाखाना मामलात, वो फॉरेन फंडिंग के, तो ये चाहते हैं जल्दी जल्दी इलेक्शंस हो जाएं और उससे पहले कि ये फैसले आ जाएं। तो ये सारी इनका मसला ये है कि ये स्टेबलाइज नहीं होने देना चाहते पाकिस्तान को कि बेहतरी की तरफ जाए। तो ये सारा मामला है। इट इज अ पावर गेम खेल रहे हैं इमरान खान साहब, और उन्होंने पूरे मुल्क को आगे लगाया। ठीक है, इमरान इस्माइल साहब, सर ये फरमाएं कि एक पॉसिबिलिटी अदर दैन जो भी न्यूज़ आ रही है कि असम्बलियाँ अगर डिज़ोल्व हो जाती हैं, परवेज़ इलाही साहब आपका साथ दे देते हैं, तो गवर्नमेंट जिसने सारा सिस्टम रन कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने ज़ाहिर है उसकी इंस्ट्रक्शंस को या उससे पैसे लेके जो है वो मामलात को आगे बढ़ाना है, तो ये फरमाइए कि आप असम्बली डिज़ोल्व कर देते हैं और मौजूदा गवर्नमेंट सारे सिस्टम को चलाए रखती है, तब क्या ऑप्शन बचेगी आपके पास? को कराना पड़ेगा ना, ये किसी के बाप का तो यहाँ पर राज नहीं चल रहा है। यहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान है, यहाँ पे कानून पाकिस्तान का चलेगा। जो आइन और कानून के मुताबिक चीज होगी वही होगी। तो आइन के मुताबिक तो 90 दिन के अंदर इंतखाब कराना है। इनकी ख्वाहिशात पे तो नहीं चल सकता पाकिस्तान। तो इंशाल्लाह हम 90 दिन के अंदर इंतखाबात लेंगे और इंतखाबात में कामयाब होकर अच्छा, चलें 90 दिन के बाद इंतखाबात जो है वो आप ले लेते हैं, लेकिन ये बात मुझे रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि आपके बहुत सारे लीडरान हमारे इस प्रीवियस 8-9 महीने के टेन्योर में जब भी आए उन्होंने आके इक्तिसादी मामलात के हवाले से बहुत खुल के बात किया, और वो कि बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन अब लोग ये जानना चाहते हैं कि जब आप अगर तो आपको लोग मुंतखब करते हैं, पावर में आ जाते हैं, तो क्या आपके पास लोगों को इस मुश्किल से निकालने के लिए रोड मैप है, वो प्लान है, वो पॉलिसी है? क्योंकि इससे पहले जब आप आए तो यही बातें कह के आए। असद उमर साहब को एक स्टॉलवर्ड के तौर पे जो है वो पेश किया गया, और उसके बाद असद उमर साहब को रिटायर हर्ड कर दिया गया, साइड पर कर दिया गया, नहीं जी ही इज़ नॉट द परफॉर्मर। और उसके बाद पुराने सारे मंजे हुए खिलाड़ी जो उनको आप लेके आए, आई मीन व्हाट एग्जैक्टली यू गाइस आर गोइंग टू डू? क्योंकि यही तो आपने वादा किया था कि हम लोगों की मुश्किल आसान करेंगे। राजनीति देखिए बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हमें इस चीज का अच्छी तरह अंदाजा है कि इससे ज्यादा मुश्किल हालात में हमने हुकूमत ली थी 2018 में, और वो हुकूमत जब हमने ली थी तो उस वक्त भी माशी हालात बहुत ज्यादा खराब थे, लेकिन हमने संभाला दिया। 6% ग्रोथ रेट लाए, एक्सपोर्ट्स को ऊपर ले गए, इम्पोर्ट्स को नीचे किया, और हमने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। और ये सारा कुछ होता है एक मजबूत जमहूरी हुकूमत के क़याम से। उसी से इंटरनेशनल जो इदारे हैं वो बात करते हैं, उसी से जो फाइनेंशियल इदारे हैं वो बात करते हैं। इस तरह की कमजोर और चोरी की हुकूमत से कोई बात नहीं करता, जहाँ पे वजीर आजम खुद जाके फ्लड के लिए पैसे मांगे और साथ में कस्में भी खाए कि जी मैं ईमानदारी से खर्च करूंगा, और फिर वो लंदन में पकड़ा जाए चोरी करता हो। ये इस तरह के लोगों के साथ इक्तिसादी सूरत हाल ऐसी ही रहे। अच्छा इमरान साहब, ये फरमाएं कि मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं और उम्मीद क्या आपको उनसे? तो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ठीक है हमारे, कोई ऐसा इशू तो नहीं है हमारा उनके साथ, और उम्मीद हमें यह है कि वो आइन और कानून का साथ देंगे, जो दायरा इख्तियार उनका है उसमें रह के काम करेंगे, और जो मुल्क के बेहतरीन मफाद में चीजें होंगी उसका फैसला करेंगे। पसंदीदा और नापसंद के ऊपर फैसले नहीं हो। ऐसे ही सर सेम पेज की बातें पहले भी हो रही थी, सबको याद है कौम के सामने हुई बाजवा साहब के बारे में जो इमरान खान साहब स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जिस पे परवेज़ इलाही साहब ने बड़ी अनॉयंस का इजहार किया। उन्होंने कहा जी मुझे साथ बैठाया और बिठा के ऐसी बातें करने लग गए। आपको पता है अभी टॉक शो के अंदर भी उन्होंने कहा। तो ये फरमाइएगा कि एहसानात का उन्होंने बड़ा जिक्र किया कि जी आपके ऊपर बड़े एहसानात थे, को बताएंगे हमें भी पता लगे कौन से एहसानात आपके ऊपर थे, या वो सिर्फ इल्ज़ामात ही हैं, एहसानात नहीं हैं? मुझे तो नहीं मालूम। ये देखें, कोई एहसानात अगर जनरल बाजवा के हैं तो वो परवेज़ इलाही साहब के ऊपर होंगे जिसका उन्होंने तस्करा किया है। हमारे ऊपर तो कोई एहसान नहीं है इनका। हम तो समझते हैं कि जब तक वो थे हमारे साथ, काम चल रहा था जिस तरह हम इनका काम चला रहे थे, हमने पूरा भरोसा उनके ऊपर किया, हमने हर चीज उनके साथ शेयर की और एक पेज पर होकर चलने की भरपूर कोशिश की। लेकिन हमारे तो उनके साथ कोई ऐसे एहसान वाला मामला नहीं। मुझे ये फरमाइएगा राना साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। ए पॉलिटिकल का अब बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है, वैसे तो कई सालों से हो रहा है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ और कहा गया कि जी ए पॉलिटिकल रहेगी मिलिट्री और उसका रोल नहीं रहेगा। जनरल बाजवा साहब ने अब जानते हैं इस हवाले से स्टेटमेंट्स दी। एक स्कूल ऑफ थॉट ये पाया जाता है कि
पोलराइजेशन या डिफरेंसेस दोनों कैंप्स के इस हद तक बढ़ चुके हैं कि किसी एक को रोल प्ले करना पड़ेगा मीडिएशन का। तो जिस तरह भी इरशाद अहमद आरिफ साहब भी थोड़ी देर पहले फरमा रहे थे कि एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी की ज़िम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान की खातिर जो है वो इक़दाम ले। मैं आपका सिर्फ ओपिनियन जानना चाहता हूँ, ए पॉलिटिकल और मुहब्बे वतन वाली जो बात है, टू प्ले अ रोल नॉट कमिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीवन बट मे बी वी आर प्रेसिडेंट और समवेयर एल्स, कि जी आप जो स्टेक होल्डर्स हैं पॉलिटिकल उनको सामने बिठाएं एंड लेट्स गो फॉर अ सोल्यूशन। हाउ डू यू टेक दिस? ये जो आपने रोल डिफाइन किया कि अगर इस्टेब्लिशमेंट जो है इनेबलर का रोल अदा करती है, कि अगर स्टेलमेट हो जाए, बातचीत में कोई जो है वो आगे बढ़ ना सके जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनके दरमियान, और उनको बिठाने का अगर वो अमल करते हैं या बातचीत को आगे बढ़ाने का अमल करते हैं, तो इसके ऊपर तो मैं समझता हूं कि आप इसको एक्सेप्टेबल आप इसको कह सकते हैं। लेकिन अगर उस रोल में किसी को वो गाइड करें कि आप ये कर लें या आप वो कर लें या आप पीछे हट जाएं या आगे बढ़ लें या किसी किस्म की कोई सपोर्ट करें, तो वो बिल्कुल काबिले इतराज होगा। यहाँ तो देखें, मैं समझता हूं कि हकीकतन एक पोलराइज्ड माहौल है जहां, और उसकी वजह क्या है, देखें एक पार्टी ने इतना एक्सट्रीम मौक़िफ़ ले लिया है कि वो टेररिस्ट से बात कर लेगी, अलहदगी पसंद से बात करेगी, हमारे से नहीं करेगी, क्योंकि हमारे पे वो चोरी का इल्जाम लगाती है, जबकि चोरी के उनके ऊपर खुद उनके बहुत सारे मामला खुले हुए हैं और बहुत सारी उनके जो है वो, तो यानी कि कहने का मतलब एक बयानिया एक पार्टी ने सारा सब लोगों को गंदा करके बनाया है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशरी हो उनके खिलाफ जब वो फैसले करे, या जर्नलिस्ट हो जो उनसे चंद मुश्किल सवाल कर लें, उनका ये मौक़िफ़ है कि हम नेक हैं, बाकी सारे जो है वो काफिर हैं या पता नहीं खुदा ना खास्ता करप्ट हैं। तो ये वाले जो पोलराइजेशन का माहौल है पीटीआई ने बनाया हुआ है। तो डेफिनेटली एक तो आपस में इतनी अकल होनी चाहिए, दानिश होनी चाहिए कि आपस में बातचीत हो। अगर नहीं होती तो जिस रोल की आप बात कर रहे हैं वो बड़ा लिमिटेड और बड़ा महदूद हो तो शायद वो काबिल कबूल हो, लेकिन बेहतर होगा कि पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स खुद बैठ के मामलात को आगे लेके जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। राना एहसान अफजल खान साहब ने प्रोग्राम में किया, हमें ज्वाइन किया इमरान इस्माइल साहब ने और इरशाद अहमद आरिफ साहब ने। नाजरीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, ब्रेक जाने पड़े। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से। बन्नू के अंदर इस वक्त इतलात के मुताबिक तालिबान 20 से 25 के करीब CTT हेडक्वार्टर्स पर काबिज़ हैं और इस बात को तकरीबन 24 घंटे लगभग होने वाले हैं, अभी तक वो लोग वहाँ पर मौजूद हैं। मुतालबात कुछ खुलकर सामने नहीं आए, अलबत्ता इतलात जो मौसूल हो रही है उसके मुताबिक वो यहाँ से अपने CTT की बिल्डिंग के अंदर जो उनके मौजूद कुछ जो लोग हैं या प्रिजन में थे या वहाँ पर अंडर इंटरोगेशन थे उनको अपने साथ लेकर जाना चाहते थे, ऐसी भी इतलात हैं। इतलात ये भी है कि वो यहाँ से बजरिया हेली जो कॉप्टर फ्लाई करके अफ़गानिस्तान जाना चाहते थे, वहाँ से कुछ रिएक्शन आया तो फिर शुमाली या जनूबी वज़ीरिस्तान में जो है वो जाने की इतलात भी उनकी मौसूल हुई। 16 रुकनी जिरगा जो है पाकिस्तान से फ्लाई करके अफ़गानिस्तान जाता है और मुज़ाकरात करता है वहाँ पर तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान के साथ कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को जो इस वक्त ये कार्रवाइयाँ सीज किए हुए हैं उनको बाज रखें या उनको रोकें। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को उस जगह को हसार में लिया हुआ है। कैंट के अंदर ये सारी लोकेशन है जहाँ पे सारा वाक़या हुआ है और थोड़ी ही देर पहले इतलात आई कि मिरान शाह में भी खुदकुश हमला हुआ है और हलाकतों की तादाद जो है, ज़ख्मियों की तादाद जो है वो भी गिनी जा रही है। लकी मरवत के अंदर होने वाले वाक़यात हमारे सामने हैं। थाने के ऊपर होने वाला हमला, 4 पुलिस एहलकारों की शहादत, उससे कबल 2 लोगों की को गला काटे जाने की भी इतलात थी और उससे कबल 6 पुलिस एहलकारों को तकरीबन 20 से 25 दिन पहले भी जो है वो शहीद किया गया। ये सारा कुछ मामला किस जानिब बढ़ रहा है, हो क्या रहा है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो क्या कर रही हैं और क्या करने का इरादा रखती हैं, इस हवाले से बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू द शो ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब, सर सबसे पहले तो बन्नू की सूरत हाल के हवाले से मैं चाहता हूँ कि आप हमारे नाजरीन को थोड़ा सा बताइए, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है अभी तक की सारे हवाले से और ओवरऑल ये जो नई वेव है, लहर है, ये क्या है और इसका अफगानिस्तान से कोई ताल्लुक है? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। पहले तो जो आपने कहा कि बन्नू के हवाले से तो सूरत हाल यही सामने आ रही है, ऑल्दो सरकारी तौर पे अभी तक ISPR की कोई प्रेस रिलीज तो इस पर नहीं आई है, लेकिन जो सोशल मीडिया के ऊपर
जराए को कोट करके बताया जा रहा है, फैक्ट्स है, तो उसमें तो ये है कि वहाँ पे एक होस्टेज सिचुएशन इस वक्त चल रही है पिछले तकरीबन 24 घंटे आप कहें या थोड़ा से ज्यादा, जिसमें वो चंद उनके जो लोग हैं 25 चंद तो मैं नहीं कहूँगा 25-30 की उनकी तादाद है, उन्होंने हमारे कोई 7-8 जो सिक्योरिटी के एहलकार है वहाँ पे काउंटर टेररिज्म के डिपार्टमेंट के लोग भी हैं, उनको उन्होंने होस्टेज बनाए हुए हैं। और उनकी वीडियो भी हमने देखी जिसमें वो ये कह रहे थे कि हमें सेफ पैसेज दिया जाए टू अफगानिस्तान बाय हेलीकॉप्टर, 10 मिनट का उन्होंने टाइम दिया था। वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है या हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं वो इस किस्म की उनकी डिमांड के आगे जो है वो उतने टेकन सवाल ही नहीं पैदा होता। और लास्ट खबर तो ये थी कि वो सारा एरिया जो है वो कॉर्डन ऑफ होके सील होके वहाँ पे हमारे SSG के जो क्रैक हमारे कमांडोज हैं जो बिल्कुल माहिर हैं इस किस्म की सूरत हाल को डील करने में, वो वहाँ पे हैं। दे आर, बल्कि एक तो वीडियो मैंने ये भी देखी थी, एक बड़े मुमताज हमारे जो सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं कि जनाब कैसे एक दहशतगर्द को हमारे स्नाइपर ने अपना वो नाइट विजन डिवाइस के साथ उसको रात के अंधेरे में उसको शूट डाउन किया और उसको कंपाउंड पे गिरते हुए दिखाया गया। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि वो लोग भी वहाँ पे फंसे हुए हैं और ठीक है हमारे चंद लोग होस्टेज भी हैं। अब बात यह है कि देखें ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब जब हुआ था तो उस वक्त हमने उनको सबको तहरीक तालिबान पाकिस्तान का गढ़ था शुमाली वजीरिस्तान, मीरान शाह उनका हेडक्वार्टर है जहाँ पे आज वो खुद के हमला भी हुआ है, तो इनको सबको बड़ी जानी नुकसान के साथ बड़े बुरे तरीके से उनको मार मार के वहां से काफी लोग मेजॉरिटी मारी गई, कई पकड़े गए और कुछ जो बच गए थे वो दे क्रॉस द बॉर्डर टू अफगानिस्तान। तो शुमाली वजीरिस्तान को उससे पहले कुछ और एजेंसी में साबिक फाटा में ऑपरेशन भी हुए थे। तो मैं समझता हूँ दहशतगर्दी के जो है ना उसकी कमर को उनको तोड़ दिया गया था। और एक हमने फिर कई साल देखा कि वहां पे बिल्कुल पुरअमन हालात रहे, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की दोबारा रिकंस्ट्रक्शन जो डैमेज था, डिस्ट्रॉयड था, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, ये तमाम ये रोड, ब्रिजेस वगैरह वगैरह, तो बहुत अच्छे हालात थे। सवात में भी आप देख लें कैसे भरपूर ऑपरेशन हुआ। और वहाँ अब हुआ ये है कि पिछले साल नवंबर में ये इनके साथ तरीके TTP के साथ हमारे मज़ाक पीस एग्रीमेंट भी हुए और जी पीस एग्रीमेंट भी हुआ, उन्होंने 1 महीना सीज फायर भी की। और इन द मीन टाइम आपको मालूम है कि पिछले साल अगस्त में अमेरिकन फोर्सेस निकल गई, नेटो फोर्सेस, और इंडियंस को भी इनका निकलना पड़ा। रॉ की वहाँ पे जो तनसीबात थी वो भी बड़ी बुरी तरह अफेक्ट हुई और अफगान इंटेलिजेंस भी तकरीबन टूट गई और अफगान तालिबान ने काबुल टेक ओवर किया। और बिलीव मी मेरे जैसे शख्स ने और भी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मीडिया में लोगों ने अफगान तालिबान के टेक ओवर को बहुत उसको सराहा कि चलो इस बहाने कम से कम ये तो हुआ ना कि इनकी कामयाबी हुई और फॉरेन फोर्स अफगानिस्तान से निकल गई जो जिनका हमें भी हमेशा थ्रेट रहता था कि इनकी पत्नी अजाइम क्या है पाकिस्तान के हवाले से। बट हैविंग सेड दैट मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अफगान तालिबान गवर्नमेंट ने जिन्होंने बार बार कहा कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए, उन्होंने बार बार कहा कि जनाब हमें अश्योर किया कि हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो वहाँ पे लोग हैं उनको साथ हम मीडिएट करते हैं एक पीस एग्रीमेंट। तो फिर हमने इसको सपोर्ट किया, अच्छी बात है। लेकिन वो 1-1.5 महीना रहा, फिर उसके बाद आपने देखा हमले शुरू हो गए। बिल्कुल हमले शुरू हो गए, बल्कि जो हमले शुरू हुए वो अफगान बॉर्डर फोर्सेस की जानिब से भी हमले शुरू हुए जो चमन बॉर्डर पे हुआ और जो उसकी इत्तलात मिल रही है। इम्पोर्टेंट बात ये कहने की मैं ये कह रहा हूँ कि देखें जो अपना जनरल बाजवा के दौर में वो जो पूरी डबल फेंसिंग की गई थी और 350 किले बनाए गए थे फोर्ट्रेसेस तमाम बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट, बॉर्डर सर्वेलेंस के लिए, उसमें मैं ये समझता हूँ कि वहां से ज्यादा ये इन्फिल्ट्रेशन नहीं है। जो लोग आए हैं पिछले चंद महीनों में ये आए हैं मेरी नजर में, ये जो बॉर्डर क्रॉसिंग है चाहे तुरखाम हो जाए, अंगूर अड्डा हो जाए और इस तरह की, और वहां से ये आए हैं अपना इन्फिल्ट्रेट किया है उन्होंने इन तमाम जगहों से। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब ने प्रोग्राम में। नाजरीन वक्त की कमी का सामना है, प्रोग्राम को वक्त खत्म चाहता है, हालात हादरा से आपको यूं ही आगाह रखें। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।